जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी का एक सेशन और लेके आया हूं आपके लिए। और ये पॉलिटी का सेशन अगर लगाते हो आप खुद कमेंट में ये बोलोगे सर हमने ऐसे पॉलिटी आज तक नहीं पढ़ी। वनडे एग्जाम की जो पॉलिटी है वो ऐसे हमने आज तक किसी टीचर से नहीं पढ़ी। और कोई टीचर ने पढ़ा रखी हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, सर ऐसे हमें पढ़ा रखी है। वैसे पॉलिटी मैं पीछे भी करवा चुका हूं 4-5 सेशन, वो भी आप लगा के देखना। इस सेशन को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। और ये जो सेशन है हमारा, ये जो सेशन, इस सेशन का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा डीपीएसपी। और डीपीएसपी को हम बड़े अच्छे लेवल में अच्छे तरीके से विद ट्रिक पढ़ने वाले हैं इस सेशन को। ये सेशन एक बार आप लगा के देखना, पॉलिटी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पिछले वाले सेशन भी लगा के देख लेना। इस सेशन के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ हम पॉलिटी बेस्ट पॉलिटी हम कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। शुरू में डीपीएसपी आप एक चीज ध्यान रखना, कर्तव्य जो होते हैं, एक होता है मूल कर्तव्य, हमारे जो मूल कर्तव्य है, ठीक है। कर्तव्य में एक होता है डीपीएसपी, ये भी कर्तव्य ही है। कर्तव्य डीपीएसपी भी कर्तव्य है और मूल कर्तव्य भी कर्तव्य है। मूल कर्तव्य जो है वो जनता के सरकार के लिए होते हैं। यहां सरकार का मतलब मेरा राज्य है। सरकार का मतलब राज्य शब्द से है। सरकार का मतलब ये मत सोचना भी, जो सरकार अभी वर्तमान में जो भी सरकार होती है, सरकार का मतलब राज्य से, मतलब जनता के जो कर्तव्य राज्य के लिए है। राज्य का मतलब आपको पता ही है, आर्टिकल जो 36 वो बताता है, राज्य की परिभाषा बताता है, उस राज्य की बात कर रहा हूं। जनता के जो कर्तव्य सरकार के लिए है वो होते हैं मूल कर्तव्य। और डीपीएसपी क्या होते हैं? डीपीएसपी होते हैं सरकार के जो कर्तव्य जनता के लिए हैं। मतलब सरकार जो कर्तव्य सरकार के बनते हैं हमारे लिए भी, सरकार हमारे लिए क्या क्या कर सकती है, वो तो होते हैं डीपीएसपी। और हम सरकार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमारे क्या क्या कर्तव्य है, सरकार के लिए हमारे क्या क्या कर्तव्य है, उनको बोलते हैं मूल कर्तव्य। सरकार के लिए हमारे जो कर्तव्य बनते हैं वो होते हैं मूल कर्तव्य। सरकार के हमारे लिए जो कर्तव्य बनते हैं वो होते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं तो सरकार के जो हमारे लिए जो कर्तव्य बनते हैं, सरकार को हमारे लिए क्या क्या करना चाहिए, वो होते हैं डीपीएसपी। और डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये पार्ट 4 में आता है। पार्ट 4 के अंदर इनकी डेफिनेशन है, भाग 4, संविधान के भाग 4 के अंदर है इसकी डेफिनेशन। इसके जो आर्टिकल होंगे वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। हम आर्टिकल 36 से 51 तक बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल होंगे। और ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, ये लिए कहां गए, ये आयरलैंड से लिए गए। अभी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये कर्तव्य आयरलैंड से लिए गए। भाग 4 में 36 से 51 जो है इनके आर्टिकल है। अब देखो इनको पढ़ते हैं हम ध्यान से। आयरलैंड से प्रेरित उद्देश्य इनका क्या है? इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना। कोई भी सरकार का उद्देश्य मेनली होता क्या है? यही तो होता है भी ऐसी व्यवस्था करना। सरकार का उद्देश्य ये होता है कि ऐसी व्यवस्था करना जो कैसी हो, लोक कल्याणकारी हो, मतलब लोगों का कल्याण हो, जिसमें ऐसी व्यवस्था देना। वो किसका काम है? सरकार का। लोगों का कल्याण हो, ऐसी व्यवस्था देना, ये किसका काम या किसका कर्तव्य है? किसका कर्तव्य है? ये सरकार का। और यही कर्तव्य जो है ये क्या कहलाता है? डीपीएसपी। क्या कहलाता है? डीपीएसपी। सरकार का कर्तव्य है कि वो क्या करे? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। ये सरकार का कर्तव्य है। और ये कर्तव्य क्या होते हैं? डीपीएसपी होते हैं। उसके बाद आर्टिकल 36 से 51। डीपीएसपी में हमारे आर्टिकल 36 से 51 होते हैं। आर्टिकल 36 सबसे पहला जो आर्टिकल है राज्य की परिभाषा देता है। अब देखो राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा जो है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल कौन से में है? 36 में है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा। अब राज्य है क्या? राज्य का मतलब है यहां पे संस्थाओं से। राज्य की जो संस्थाएं हैं, कौन सी संस्थाएं? वो संस्थाएं जिनसे डायरेक्टली पब्लिक जुड़ी होती है। क्योंकि सरकार क्या करती है? सरकार कोई भी, राज्य को मैं सरकार मान लेता हूं। सरकार जो है, सरकार क्या बनाएगी? पॉलिसी बनाएगी। कोई भी पॉलिसी बना देगी, कोई भी कानून बना देगी, या कोई भी
लोक कल्याणकारी किसी प्रकार की कोई पॉलिसी या किसी प्रकार का कोई विधि कुछ भी कानून बना देती है सरकार। ये जो सारी चीजें हैं इनको लागू करने का काम किसका है? संस्थाओं का। क्योंकि पब्लिक डायरेक्टली जो है वो संस्थाओं से, सरकार के नीचे जो संस्थाएं हैं ना, पब्लिक डायरेक्टली उनसे क्या करती है? कांटेक्ट करती है, न कि सरकार के पास जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके घर आज बिजली चली गई, बिजली जाने के बाद आप सरकार के पास थोड़ी जाओगे। बिजली अगर चली गई है, बिजली में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आ गई है, आपके एरिया में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किस पे जाओगे? बिजली डिपार्टमेंट जो वहां जाओगे। और बिजली डिपार्टमेंट एक क्या है? संस्था है। क्या है? कि संस्था है। आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया या आपका किसी ने नुकसान कर दिया या आपका जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो गया, तो आप कहां जाओगे? कोर्ट में जाओगे। कोर्ट एक प्रकार की क्या है? संस्था है। कोर्ट एक क्या है? संस्था है। आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप या तो नगर निगम जाओगे। कहां जाओगे? नगर निगम जाओगे या आप कहां जाओगे? तहसील जाओगे। ये क्या है? संस्था है। क्या ये? संस्था है। मेरा कहने का मतलब है आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 36 किसकी परिभाषा देता है? राज्य की। और राज्य का मतलब क्या होता है? संस्थाएं। राज्य का मतलब संस्थाएं। और संस्थाएं कौन? ये संस्थाएं। तो आर्टिकल 36 बताता है कि राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है 36 में। और राज्य का मतलब आप क्या लोगे? संस्थाओं से। संस्थाएं कौन सी? ये संस्थाएं। क्योंकि राज्य के अंदर सारी की सारी ये संस्थाएं आती है। ये संस्थाएं डायरेक्टली किससे लिंक करती है? पब्लिक से। पब्लिक डायरेक्ट इन संस्थाओं से जुड़ी होती है, ना कि डायरेक्ट सरकार से। सरकार के पास अपनी बातें रख सकती है, पर पब्लिक बिल्कुल रख सकती है, लेकिन डायरेक्टली जो लिंक करती है पब्लिक, वो इन संस्थाओं से लिंक करती है। क्लियर है? राज्य, राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है 36 में। राज्य का मतलब क्या है? संस्थाएं। राज्य का मतलब संस्थाएं। आगे चलिए, आर्टिकल 36 राज्य शब्द की परिभाषा बता दी मैंने। आर्टिकल 12 में भी यही दे रखा है। अभी मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल हमारा 12 है, मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 जो हमने पढ़ा था पीछे, उसके अंदर भी यही राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है। और मैंने उसमें भी बताया था राज्य शब्द का मतलब है संस्थाएं। राज्य शब्द का मतलब क्या है? संस्थाएं। संस्थाएं कौन सी? वो अभी मैंने बता दी। आर्टिकल 36 हो गया। आर्टिकल 37 ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब हम क्या लेंगे? सरकार। राज्य का मतलब सरकार भी लेंगे, और राज्य का मतलब क्या है? संस्थाएं भी लेंगे। ठीक है? राज्य का मतलब सरकार या संस्थाएं। अब क्या है? कर्तव्य मैंने बताए थे आपको दो टाइप के, एक मूल कर्तव्य और दूसरा क्या था हमारा? डीपीएसपी। डीपीएसपी सरकार के कर्तव्य है, किसके लिए? जनता के लिए। और ये जो है जनता के कर्तव्य है, किसके लिए? सरकार के लिए। एक और चीज थी हमारी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन होता है, किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो गया, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो गया तो वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या कहां जाएगा? हाई कोर्ट। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा। 37 ये कहता है कि राज्य शब्द जो है या सरकार जो है, ये जो संस्थाएं हैं, इनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। कैसे कहता है ये कहता है कि सरकार जो है, सरकार ने या कोई भी राज्य के अंदर जो सरकार बनी है, उस सरकार ने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि हम ऐसे ऐसे इस राज्य में ये व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, और वो सरकार वो व्यवस्थाएं न कर पाए तो क्या उस सरकार के खिलाफ तुम कोर्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते। ये डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 37 ये कहता है कि राज्य के खिलाफ जो पब्लिक है वो कोर्ट नहीं जा सकती अगर राज्य सरकार उनके वायदे जो कर रखे हैं वो वायदे पूरे नहीं कर पाए। सरकार बनने से पहले किसी भी पार्टी ने ये वादा किया था लोगों से कि तुम हमें वोट दो और हम आपको ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं देंगे या जो भी सुविधाएं देंगे, जो भी वायदे कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल मान लो आप, कोई वायदा कर रखा है और वो वायदा सरकार पूरा न कर पाए, तो क्या पब्लिक कोर्ट में जा सकती है क्या सरकार के खिलाफ कि इन्होंने ये वायदा किया था और ये वायदा पूरा नहीं किया इन्होंने? तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती।
क्यों? क्योंकि पार्टी जो है, जो भी पार्टी होती है, वो पार्टियां जो है बहुत बड़े बड़े वादे करती है, मतलब इलेक्शन से पहले। बाद में जो चीजें हैं, बहुत सी पार्टी ऐसी भी हैं जो वादे करती है, उनमें से 80-90% पूरे कर भी देती है। 80 से 90% पूरे करती है पार्टियां। वर्तमान सरकार में भी ऐसी चीजें हुई हैं, ठीक है, पिछली जो सरकार है उसमें भी ऐसी चीजें हुई हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि 80 से 90% पूरे भी हो जाते हैं, कई बार ये चीजें नहीं होती पूरी, तो हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। ये 37 कहता है। 37 क्या कहता है कि सरकार ने जो वादे किए, वो वादे अगर पूरे नहीं किए तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते उसके खिलाफ, हमें ऐसा अधिकार नहीं है। तो ये बात यही है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, इसमें जो वादे करेगी सरकार वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे। क्लियर है? उसके बाद आर्टिकल 38, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण आय की असमान व्यवस्था। 36, 37 और 38, इनको मैं बताता हूं आपको। RNK, ठीक है, इसको आप रौनक से भी कर सकते हो, ओ को हटा देना बीच में से। आर का मतलब है राज्य, आर का मतलब क्या है? राज्य। एन का मतलब है न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। के का मतलब है कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य। ये 3 आर्टिकल है। 36 में राज्य है, 36 में कौन सा हो जाएगा? राज्य। 37 में क्या हो जाएगा? न्यायालय हो जाएगा, न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। 38 में क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना। कौन से कल्याणकारी व्यवस्था करना? कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का मतलब है कि कोई भी राज्य के अंदर सरकार जो है न्यायिक रूप से किसी को भेदभाव नहीं देगी, किसी को सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी, किसी के साथ आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं होने देगी सरकार। ये कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था बताता है। आय की असमानता को कम करना, और कल्याणकारी राज्य में एक और बात भी कह रखी है कि आय की जो असमानता है, मतलब किसी के साथ बहुत धन है किसी के साथ कम, उसको भी कम करने का हम सरकार करेगी। तो आर्टिकल 36, 37 और 38 इनको आप याद करना। आर ओ बीच में, एन और के। आर का मतलब राज्य, राज्य शब्द की परिभाषा है 36 में। 37 में क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका द्वारा संरक्षित नहीं है ये डीपीएसपी। के क्या है? कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगी सरकार। कौन से कल्याणकारी राज्य? यहां पर न्यायिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यहां पर सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यहां पर आर्थिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 36, 37 और 38 में दिया हुआ है। क्लियर है? आर्टिकल 36, 37 और 38 तीनों मैंने आपको करवा दिए। उसके बाद आर्टिकल आता है हमारा 39। 39 के 6 पार्ट है। आर्टिकल 39 के 6 पार्ट है। अभी आर्टिकल जो आर्टिकल 39 के 6 पार्ट है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये 6 पार्ट है आर्टिकल 39 के। पहला ए, सभी पुरुष एवं महिलाओं को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। ए का मतलब ए से लेना आजीविका। ए से क्या लोगे आप? आजीविका। आर्टिकल 39 ए में आजीविका, आजीविका मतलब आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, ये आर्टिकल 39 ए में लिखा हुआ है। बी से आप करोगे बेस्ट यूज ऑफ सोर्सेज, मतलब देश के संसाधनों का बेस्ट यूज करना। बी से, ए से आजीविका, बी से बेस्ट यूज। किसका बेस्ट यूज? देश के संसाधनों का जनित में प्रयोग, मतलब बेस्ट यूज ऑफ संसाधन जो है सोर्सेज, मतलब देश के जो भी सोर्सेज है उनका बेस्ट यूज करना है। जो भी सोर्सेज दिए हुए हैं उनका बेस्ट यूज करना है, वो बी में दिया हुआ है। सी में कहता है कि कंट्रोल करना। सी का मतलब कंट्रोल, किसका कंट्रोल करना? प्रोडक्शन के अंदर जो विकेंद्रीकरण है उसका कंट्रोल करना। सी से कंट्रोल, ए से आजीविका, बी से बेस्ट यूज ऑफ सोर्सेज, सी से कंट्रोल, प्रोडक्शन का विकेंद्रीकरण का कंट्रोल करना। सी हो गया। डी से आप याद रखना ड्यूटी, सेम ड्यूटी और सेम ड्यूज। ड्यूटी का मतलब होता है काम और ड्यूज का मतलब होता है वेतन, तो समान काम के लिए समान वेतन। डी 39 का डी कहता है कि ड्यूटी सेम ड्यूज,
सेम ड्यूटी सेम ड्यूज, डी से सेम ड्यूटी सेम ड्यूज। सेम ड्यूटी सेम ड्यूटी का मतलब समान काम और समान वेतन, मतलब जो व्यक्ति, एक व्यक्ति मतलब काम कर रहा है प्राइवेट, उसको क्या मिल रहा है, कोई और सैलरी मिल रही है, और वही व्यक्ति कोई दूसरी जगह कोई काम कर रहा है, उसको सैलरी कुछ और मिल रही है। तो कहने का मतलब है एक व्यक्ति अगर सेम काम कर रहा है दूसरे की मतलब मार्फत, अगर सेम काम कर रहा है तो उसको भी वेतन समान ही मिलना चाहिए। तो डी का मतलब सेम ड्यूटी सेम ड्यूज, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये आर्टिकल 39 का डी कहता है। ठीक है, आर्टिकल ई जो 39 का ई कहता है कि एवरीवन्स हेल्थ, हर एक व्यक्ति की हेल्थ का ध्यान या हेल्थ का के लिए काम करेगी सरकार, हर एक व्यक्ति के हेल्थ के लिए क्या करेगी, काम करेगी। मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यू आते हैं लोगों को, हेल्थ के जो काम है वो सरकार करेगी हर एक व्यक्ति के लिए। एफ से आप करना फ्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, किसकी एक्सप्लॉइटेशन, चिल्ड्रन की। बच्चों का शोषण जो है उसको फ्री करेगी, बच्चों का शोषण नहीं होने देगी। ये देखो ए बी सी डी ई एफ मैंने नाम से ही करवा दिए। ए का मतलब आजीविका, बी का मतलब बेस्ट यूज, डी का मतलब क्या था, बेस्ट यूज, सी का मतलब आपको कंट्रोल करना है, ई का मतलब सॉरी डी का मतलब सेम ड्यूटी सेम ड्यूज, सेम ड्यूटी सेम ड्यूज, समान काम के लिए समान वेतन। ई का मतलब क्या हो जाएगा, एवरीवन हेल्थ, हर एक व्यक्ति की हेल्थ का ध्यान रखना है। एफ का मतलब क्या होगा, फ्री करना है एक्सप्लॉइटेशन से, मतलब किसी का शोषण नहीं होने देना, बच्चों का जो शोषण होता है उन बच्चों के शोषण को रोकना है। तो ये हमारा आर्टिकल 39 है, जिसके कितने 6 पार्ट है, कितने पार्ट इसके 6 पार्ट है। अच्छा, ये डायरेक्टली वन डे एग्जाम के अंदर आपको अगर कहीं मिलेंगे बुक में या कहीं, तो एक ही मिलता है, 39 का एक ही मिलता है, बाकी नहीं मिलते। तो मैंने 6 के 6 करवा दिया आपको आर्टिकल 39 के 6। ए का आजीविका, बी का बेस्ट यूज, सी का मतलब कंट्रोल, डी का मतलब सेम ड्यूटी सेम ड्यूज, ई का मतलब एवरीवन की हेल्थ, एफ का मतलब फ्री करना है एक्सप्लॉइटेशन से किसको, बच्चों को। ये आर्टिकल हमारा 39 हो गया। क्लियर है बच्चों? 39 के बाद देखो आर्टिकल 39 के बाद राज्यों के, आर्टिकल 39 हो गया हमारा कंप्लीट। आर्टिकल 40, आर्टिकल जो 40 हमारा 40 जो है पंचायत से रिलेटेड है। अभी 40 क्या कहता है, पंचायतों का गठन। हर मतलब पंचायतों का जो गठन है, पंचायत गठन जो है वो सरकार का काम है। अभी पंचायतों का गठन कैसे होगा, कैसे इलेक्शन होंगे, कौन मैनेज करेगा, कैसे फेयर इलेक्शन होंगे पंचायतों के, वो सारा का सारा आर्टिकल 40 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 40 जो है वो बताता है कि पंचायत जो है, पंचायतों का जो गठन है वो कैसे होगा, ये आर्टिकल 40 के अंदर दिया हुआ है। क्लियर है? आर्टिकल 40। अच्छा 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। 40 के बाद बंदा जो है ना, 40 के बाद बंदे की क्या दिखने लग जाती है, एज दिखने लग जाती है। वैसे तो बूढ़ा 60 साल 70 साल 90 साल कोई नहीं होता, लेकिन हम एक उस हिसाब से मानते हैं कि 40 तक बंदा यंग होता है। 40 के बाद एज दिखनी स्टार्ट हो जाती है, दिखनी स्टार्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एज्ड हो जाता है, 40 के बाद एज दिखनी स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हम एक न्यूमोनिक ले रहे हैं, सिर्फ एक हम याद करने के लिए ट्रिक ले रहे हैं, कोई अन्यथा ना ले इसको। 41 का मतलब है कि 40 के तुरंत बाद बंदा क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, मतलब उम्र दिखने लगी, या तो उम्र दिखने लगी, बूढ़ा नहीं हुआ है तो वो क्या हो गया, बीमार हो गया। क्योंकि आपको पता है 40 साल के बाद क्या कहा जाता है कि 40 साल के बाद आप शाम का खाना ना खाओ तो बेटर रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगी, नहीं तो आप क्या होगे, बीमार। तो 40 साल के बाद या तो वो बंदा बुढ़ा हो गया या वो क्या हो गया, बीमार हो गया। या फिर तीसरा इसमें आता है विकलांग। आर्टिकल 41 कहता है कि अगर जो वृद्ध लोग हैं हमारे, जो बीमार लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए सरकार जो है वो स्पेशल रियायतें देंगी, उनके लिए सरकार जो है वो स्पेशल काम करेगी। मतलब कुछ दशाएं जो उनको सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जब लोग वृद्ध हो जाते हैं या बीमार हैं या विकलांग हैं, इनको क्या है, अधिकार है ये कि इनको कुछ स्पेशल
सहायता दी जाए, स्पेशल सहायता मतलब लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, ये आर्टिकल 41 ही कहता है। बीमार जो लोग हैं, बीमार कोई भी पड़ जाता है, उनको इंश्योरेंस दिया जाता है, भी इतने लाख तक तुम्हारा बीमा है, इतने लाख तक अगर तुम बीमार पड़ जाते हो, तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है, तुम्हारा क्या फ्री इलाज किया जाएगा, कहां पर, सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद जो विकलांग लोग हैं, विकलांग लोगों को भी क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। विकलांग लोगों को भी क्या दी जाती है, पेंशन दी जाती है। तो आर्टिकल 41 का मतलब 40 साल के बाद, तुरंत बाद क्या आता है, 41 आता है, तो 40 साल के बाद हम क्या हो जाते हैं, या तो बीमार पड़ने लग जाते हैं, या हमारी एज दिखने लग जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, या फिर तीसरा हमारा क्या, विकलांग। इन लोगों को सरकार क्या करती है, लोक सहायता देती है, कुछ स्पेशल रियायतें देती है, या तो इनकी पेंशन बना देती है, इनका इंश्योरेंस कर देती है। ये आर्टिकल 41 कहता है। क्लियर। उसके बाद आर्टिकल 42, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 को आप उल्टा याद करना। दो बंदे हैं, दो बंदे कौन, एक हस्बैंड और एक वाइफ, दो बंदे हैं, और वो दो से क्या हो गए, चार हो गए, तो इसका मतलब 42 ऐसे याद करना। दो से चार हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गर्भावस्था। 42 का मतलब क्या है, गर्भावस्था या प्रसव। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में कुछ अधिकार दिए जाते हैं सरकार द्वारा। या तो इनको क्या दी जाती है, मतलब अगर किसी भी जॉब के अंदर है कोई महिला, वो गर्भावस्था में या प्रसव अवस्था में है, तो उनको सरकार जो है स्पेशल रियायत देती है। ठीक है, उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है। मातृत्व अवकाश का मतलब मैटरनिटी लीव दी जाती है। ठीक है, मैटरनिटी लीव जो है वो आर्टिकल 42 के अंदर, मतलब दो व्यक्ति है, हस्बैंड और वाइफ, वो दोनों, दो से वो क्या हो गए, चार हो गए, मतलब चार हुए हैं तो क्या, मतलब हम उसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। दो से चार हो रहे हैं तो गर्भावस्था और प्रसवावस्था जो है, उस दौरान महिलाओं को सरकार जो है स्पेशल कुछ रियायतें देती है, वो मैटरनिटी लीव के थ्रू देती है, या फिर उनको ऐसी मैटरनिटी लीव में क्या होता है, इनको जितने दिन की, मतलब अगर मिनिमम शायद 6 महीने की मिनिमम है, 6 महीने की और 2 साल तक, तो इन जो 6 महीने की लेती है मिनिमम, 6 महीने की या 3 महीने की, इसमें जो है ना उनकी सैलरी नहीं काटी जाती। उन कर्मचारियों की, उन महिला कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटी जाती। अगर वो मैटरनिटी लीव के ऊपर है तो उनको सैलरी दी जाती है पूरी की पूरी। ये सरकार क्या करती है, उनको मतलब मैटरनिटी लीव के दौरान, मतलब जो वो घर है उस पीरियड के दौरान, उस पीरियड में सरकार जो उनको पूरी पूरी सैलरी या पूरी पूरी तनख्वाह देती है। ये सरकार जो है पब्लिक के लिए काम करती है आर्टिकल 42 के तहत। 2 से 4 हो गए तो प्रसव या गर्भावस्था, आर्टिकल 42। उसके बाद अगला है आर्टिकल 42 हो गया। आर्टिकल 43, 43 कहता है, 43 में आप ध्यान रखना, आर्टिकल 43 में 3 काम ध्यान रखना। अभी आप 3 काम, कौन सी 3 काम करने हैं, 3 काम करने हैं। एक तो गांव का विकास करना है, सरकार को क्या करना है, गांव का विकास करना है। एक गांव में जो भी मजदूर लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, मजदूर लोगों की मजदूरी जो वो न्यूनतम बनानी पड़ेगी, न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी उनको। न्यूनतम मजदूर मतलब एक फिक्स न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, जिनसे उनका अच्छा खासा जीवन यापन हो सके। तीसरा जो काम होगा, गांव का विकास करना होगा, न्यूनतम क्या देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी। तीसरा है, गांव में छोटे उद्योग भी स्थापित करके देने पड़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 43 को अलग, 43 में 3 काम ध्यान रखने हैं। गांव में क्या है, गांव में मजदूर जो लोग हैं, मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी आप मनरेगा से ले सकते हो। मनरेगा जो अभी जी राम जी जो योजना बन चुकी है उससे ले सकते हो, कि उसमें जो है न्यूनतम जो मजदूरी है, वो न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलती है, वो न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी सरकार को। ठीक है, ये आर्टिकल 43 कहता है। 43 में 3 काम, गांव को विकास, मजदूरी न्यूनतम और उद्योग भी स्थापित करने पड़ेंगे, ये आर्टिकल 43 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 43 ए कहता है कि उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी, जो उद्योग है उसके अंदर मजदूरों की भागीदारी भी डिसाइड करनी पड़ेगी, 43 ए कहता है। उसके बाद 43 बी, सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देना, सहकारी जो संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा देना, 43 बी कहता है। तो ये थोड़े से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 43 आप ध्यान रखना कि 3 काम, गांव का विकास करना, न्यूनतम मजदूरी देना और उद्योग भी लागू करना, 43 कहता है ये। उसके बाद आर्टिकल 44,
आर्टिकल 44 जो है आपने सुना होगा, आजकल बहुत फेमस चल रहा है ये यूसीसी। यूसीसी क्या होता है? यूसीसी यूसीसी जो है आजकल बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर फेमस है। इसका मतलब है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मतलब है पूरे देश में एक ही कानून बनाना। एक कानून बनाना किसके लिए? विवाह के लिए। विवाह के लिए सबके लिए एक ही कानून हो। विवाह के बाद तलाक के लिए सबके लिए एक ही कानून बने। उसके बाद जो भरण पोषण का काम करते हैं उसके लिए भी सबके लिए एक कानून बने। उसके अलावा अगर कोई बच्चे को गोद लिया जाता है उसके लिए एक ही कानून बने। उसके अलावा और क्या आ गया इसमें? विवाह हो गया। उत्तराधिकारी, हाँ उत्तराधिकारी जो बनता है, उत्तराधिकारी के लिए भी जो है एक कानून हो। उत्तराधिकारी कई बार दिक्कत आ जाती है, मतलब अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो लड़की की शादी होती है, लड़की कहती है कि मतलब अगर कोई जॉब में है तो लड़की कह देती है कि मैं इसकी उत्तराधिकारी बनूंगी, और लड़के कहते हैं कि मैं इसके उत्तराधिकारी बनूंगा। तो वहां पर ये दिक्कत आती है। तो ये कहता है कि विवाह, तलाक, भरण पोषण, गोद, उत्तराधिकारी, इनसे संबंधित जो कानून है वो सेम होने चाहिए। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे धर्म है उसमें धर्म का कोई रोल न होना चाहिए। इन चीजों को लेके सारे के सारे कानून सेम होने चाहिए। विवाह में हिंदू धर्म में जो कानून है वही बाकी में होना चाहिए। तलाक में भी जो अदर में है वो हमारे या हमारे में है जो वो दूसरों में। भरण पोषण, गोद, सबके लिए सेम कानून हो। ये यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता है। आपराधिक मामलों के लिए तो सबको पता है, आपराधिक मामलों के लिए हमारे देश के अंदर कानून सेम है। आपराधिक मामलों के लिए दो टाइप के जो संहिता है हमारी, वो दो टाइप के। संहिता मतलब सिविल कोड जो है आपराधिक और दीवानी। आपराधिक मामलों में सेम है। आपराधिक मामलों में क्या है? लगभग सेम है, सबको सेम अधिकार प्राप्त है। अगर कोई अपराध करता है चाहे वो किसी धर्म का हो, उस अपराध के तहत जो सजा है वो चाहे वो हिंदू का तो उसको भी इतनी मिलेगी, चाहे वो मुस्लिम का तो उसको भी उतनी मिलेगी, चाहे वो सिख का तो उसको भी उतनी मिलेगी। अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध में सजा सबको बराबर मिलती है। लेकिन इन चीजों में क्या है? अलग अलग नियम कानून है धर्म के हिसाब से। तो ये कहता है आर्टिकल 44 कि यूसीसी लागू की जाए, और यूसीसी में इन ये जो चीजें हैं इनके तहत सारे देश के अंदर कानून सेम कर दिया जाए। ये आर्टिकल 44 कहता है। 44 से याद रखना, 44 क्या? दोनों क्या है? सेम है। दोनों हमारे क्या है? सेम है। सेम का मतलब क्या करेंगे हम? समान। सेम का मतलब समान नागरिक संहिता। ठीक है, यही है 44 सेम है। सेम से हम करेंगे समान नागरिक संहिता 44। उसके बाद अगला है हमारा, अच्छा हो गया ये, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 45 आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 से याद करना 4, 5 और 6, ऐसे याद रखना 4, 5, 6। 6 का मतलब 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा। आर्टिकल 45 से याद रखना, 45 में क्या है? 4, 5 और 6, डायरेक्ट ऐसे गिनती करना 4, 5, 6। तो 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान जो वो कौन करेगी? सरकार करेगी, निःशुल्क। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी सरकार 6 वर्ष तक के बच्चों का। तो 4, 5, 6 को ऐसे याद कर सकते हो। आर्टिकल 46 जो कहता है, आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि जो एससी लोग हैं या जो एसटी है या फिर जो विकर सेक्शन है हमारा, विकर सेक्शन, विकर मतलब दुर्बल जो लोग हैं, उनके हितों का कल्याण करेगी सरकार। इनको क्या है? इनके हितों का कल्याण का मतलब है इनको कुछ विशेष रियायतें भी सरकार दे सकती है। जैसे कोई भी रियायतें, जैसे राशन कार्ड जो बनते हैं उसके तहत जो गरीब जो लोग होते हैं बीपीएल, उसमें एक कंडीशन लगा दी जाती है, या फिर कोई भी किसी प्रकार की रियायत जो है वो सरकार दे सकती है। आर्टिकल 46 के तहत किनको दे सकती है? एससी को, एसटी को और विकर सेक्शन को। इनके हितों का कल्याण करेगी। इनके हित जो है, इनके जो भी हित हैं उनका कल्याण करने का काम कौन करेगी? सरकार करेगी। आर्टिकल 46 में 46 जो है एससी, एसटी
और वीकर सेक्शन के लिए, 46 SC ST वीकर सेक्शन के लिए है, 45 4 5 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 44 4 4 दोनों सेम है तो समान नागरिक संहिता हो जाएगी, 43 43 में हमें 3 काम लेने हैं, 42 42 क्या है 2 दूनी 4, 2 से अगर 4 लोग हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मातृत्व अवकाश मिल जाएगा। 41 मैंने बताया कि 40 के बाद एज जो 41 हो जाती है तो बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, उनको पेंशन देगी। 40 आपको पता ही है हमारा पंचायती राज है। उसके बाद आ गया हमारा 47 आर्टिकल 47। आर्टिकल 40 जो 7 है उसको याद रखना, AK-47 चलायो, AK-47 से। AK-47 का मतलब है कि जो लोग है या जनता जो है, व्यक्ति जो है वो AK-47 जैसा बन जाता है। जैसा AK-47 रिएक्ट करती है वैसा व्यक्ति बन जाता है। कब? जब वो नशा करता है या फिर वो शराब पीता है। तो ये नशा और शराब बंदी के लिए है ये आर्टिकल 47। AK-47 से याद रखना, AK-47 मतलब गोली की तरह, AK-47 की जो गोली निकलती है ना वैसा बन जाता है बंदा जब उसने शराब पी रखी हो या नशा कर रखा हो। तो नशा बंदी और शराब बंदी जो है वो AK-47 या आर्टिकल 47 के अंदर मदिरा एवं मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, 47 के अंदर। उसके अलावा ये भी कर सकते हो पोषण स्तर था जीवन स्तर का, मतलब AK-47 नशा और शराबबंदी तो है ही, उसके अलावा पोषण और जीवन दोनों का स्तर जो है वो अच्छा करना। पोषण मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, किसी भी प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ यूज कर रहे हैं हम, उस खाद्य पदार्थ की न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो, ये सरकार का कर्तव्य बनता है 47 में। जीवन स्तर, एक व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, घटिया, जो भी है, मतलब उस व्यक्ति का जीवन स्तर अच्छा करने का, अच्छा ले जाने का काम भी कौन करती है, सरकार 47 में। तो 47 जो है, 47 से मैंने बता दिया व्यक्ति जो है 47 बन जाता है, आर्टिकल 47 AK-47 की तरह बन जाता है जब उसने क्या कर रखा हो, या तो नशा कर रखा हो या फिर क्या पी रखी हो, शराब। दोनों की बंदी जो है वो इसी के अंदर है। उसके अलावा 47 में या तो पोषण का स्तर बढ़िया करो या फिर जीवन का स्तर, जीवन स्तर और पोषण स्तर दोनों स्तर बढ़िया होने चाहिए हमारी जनता के, ये सरकार का दायित्व बनता है आर्टिकल 47 में। क्लियर है? आर्टिकल 47 के बाद आता है हमारा आर्टिकल 48 आर्टिकल क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का विकास करना, दुधारू पशुओं उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना। 48 से याद रखना आप, सबसे पहले खेती, सबसे पहले क्या आएगी, खेती के बाद कौन आएगा, पशु, और पशु के बाद कौन आएगा, गाय। ये तीन चीज याद रख लेना। 48 कहता है कि खेती बाड़ी या कृषि का विकास करना, पशुओं का विकास करना और गाय के वध पर क्या करना, रोक लगाना। गाय वध पे क्या लगाना, रोक लगाना। ये 48 कहता है। 48 में तीन चीजें याद रखनी है आपको, खेती, पशु और गाय। खेती, पशु और गाय। खेती में कौन आते हैं, पशु आते हैं। पशुओं में कौन सी पशु, गाय। इसके वध पे रोक लगाना आर्टिकल 47 ये बात कहता है। ठीक है, उसमें दुधारू पशु उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना। इसमें दुधारू पशु हमारे क्या है, गाय आ जाएगी, गाय के साथ हम जो भी दुधारू पशु उनके वध पर रोक लगाना। ठीक है, तो खेती, पशु और गाय तीनों की तीनों चीजें कौन से आर्टिकल में आएगी, आर्टिकल 47 में, सॉरी 48 में। उसके बाद आर्टिकल आ जाता है हमारा 48 जो है बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये पर्यावरण संरक्षण है। 48 में मैंने 2-3 चीजें बताई थी। खेती करनी है आपको, खेती में आपको क्या लेके जाने हैं, पशु लेके जाने हैं। पशु भी कौन सी, गाय। तो गाय के वध पे रोकिए, 48 के अंदर है। 48 के बाद अब खेती, पशु और गाय, ये सारा का सारा हमारा एक टाइप से क्या है, पर्यावरण ही तो है। मतलब खेती जो है, कृषि जो है, खेत जो है, खेत की जो हमारी भूमि है वो किस में आएगी, पर्यावरण में आते हैं। पशु भी पर्यावरण में आते हैं। तो ये हमारा 48A की अगर बात की जाए, 48 का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण का संरक्षण करना मतलब पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, पर्यावरण को संरक्षण मिले, ये काम भी सरकार करेगी। पर्यावरण का संरक्षण मतलब समझते हो, मतलब दिवाली के आसपास जो धुआं आ जाता है, वो कोई कहता है कि पराली का है, कोई कहता है पटाखों का है, तो वो जो पर्यावरण को नुकसान होता है, उस नुकसान को बचाने के लिए सरकार क्या करती है, रूल्स बनाती है।
सरकार क्या बना देती है, रूल्स बना देती है कि वो अगर पराली कोई जलाएगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी या फिर कोई भी और रूल। तो वो पर्यावरण को बचाने के लिए भी सरकार क्या करेगी, काम करेगी 48A के अंदर, 48A के अंदर। उसके बाद 49 ये कहता है जितनी भी राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक समझते हो, जिनको राष्ट्रीय धरोहर बोला जा चुका है, जैसे हमारे ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो ये जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है, ये राष्ट्रीय धरोहर है, ये इनका संरक्षण करना या इनकी सुरक्षा करना, इनकी सुरक्षा करने का काम भी किसका है, सरकार का है। इनकी सुरक्षा करना ये 49 के अंदर है। 48 में खेती पशु गाय का वध रोकना और ये सारी चीजें पर्यावरण है, तो पर्यावरण का संरक्षण करना। 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, इसका संरक्षण करना, ये काम भी कौन करेगा, सरकार करेगी। क्लियर है। उसके बाद हमारा आ जाता है 50 और 51। अच्छा थोड़ा सा दोबारा चलता हूं मैं। 40 में हमने क्या किया, पंचायत। 40 में क्या किया, पंचायत। 41 में हम क्या हो गए, बुढ़े हो गए, या तो बुढ़े हो गए 41 में, क्योंकि 40 एज के बाद या तो बुढ़े हो जाएंगे या हम क्या हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, या फिर बुढ़े हो गए, विकलांग हो गए या बीमार। ये जो चीजें हो जाती है इनके लिए सरकार क्या विशेष रियायतें देती है, इनकी पेंशन बना देती है या इनका इंश्योरेंस कर देती है। 41 42 2 से 4 हो रहे हैं तो मातृत्व अवकाश मिलेगा भी, 2 से अगर 4 हो रहे हैं तो मातृत्व अवकाश मिलेगा। 43 में हमें 3 काम गिनने हैं, गांव का विकास करना है, न्यूनतम मजदूरी देनी है, और उसके अलावा गाय का न्यूनतम मजदूरी और उद्योगों का बढ़ावा देना है, उद्योग स्थापित करना 43 में। 44 सेम है, 44 सेम है तो समान नागरिक संहिता, 44 सेम समान नागरिक संहिता। 45 का मतलब 4 5 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना 45 में। 46 जो है SC ST और वीकर सेक्शन को कुछ रियायतें या उनके हितों का संरक्षण करेगी। 47 व्यक्ति 47 जैसा बन जाता है, 47 से जो गोली निकलती है वैसा गोली की तरह चलता है, कब, जब वो शराब पी लेता है या वो नशा करता है, तो इनकी पाबंदी 47 में। 48 में मैंने अभी बताया था खेती के अलावा पशु के अलावा गाय का वध, ये सारे के सारे 48 के अंदर है, और ये किस में आएगा, पर्यावरण में। 48A जो है वो पर्यावरण में। 49 अभी किया मैंने, स्मारकों की रक्षा करना। एक बार रिपीट कर लेना, थोड़ा सा रिपीट कर लेना, एक बार 2 मिनट लगा के दिमाग में रिपीट कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। 49 क्या हो जाएगा, स्मारकों की रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद 50 आर्टिकल 50। अब 50 क्या होता है, 50 क्या है, बीच का है। आर्टिकल 50 क्या है, बीच का ही तो है। हम 50 को क्या मानते हैं, बीच की संख्या मानते हैं ना। 50 अब 50 एक संख्या ऐसी है जो हमारे दिमाग में टिक करती है, बीच की संख्या 50। हम 49 48 47 42 44 41 30 32 उसके लिए कुछ नहीं ऐसा सोचते हैं। 50 हमें 50 नाम आते ही पता लगेगा एक बीच की संख्या है। तो बीच की संख्या दी है, बीच में कर लो इसको। किन के बीच में, इधर हमारी क्या आएगी, कार्यपालिका। कौन आएगी, कार्यपालिका, और इधर कौन आ जाएगी, न्यायपालिका। इसका मतलब आर्टिकल 50 जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में खड़ा है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में खड़ा है। और बीच में खड़ा क्यों है, ये इसलिए खड़ा है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका काम जो है वो स्वतंत्र रूप से करे, इसलिए ये बीच में खड़ा है, करे। न्यायपालिका अपने काम स्वतंत्र रूप से करे। कैसे संभव होगा ये, जब कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप ना करे। कार्यपालिका कौन होती है, सरकार। कार्यपालिका कौन हो जाएगी, सरकार। मतलब सरकार अगर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे न्यायपालिका में, तो वो क्या करेगी, स्वतंत्र रूप से काम करेगी। तो यही 50 कहता है। 50 ये कहता है कि न्यायपालिका के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। 50 यही बात कहता है कि ये जो कार्यपालिका है इसको हम सरकार मान सकते हैं। अभी 50 ये कहता है कि सरकार का न्यायपालिका के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, सरकार का न्यायपालिका पे कोई नियंत्रण नहीं होगा। 50 अलग कर देता है सरकार को कि सरकार अलग है, भाई न्यायपालिका अपनी अलग है, इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। न्यायपालिका अलग है तो न्यायपालिका क्या कहलाएगी, स्वतंत्र। हमारे देश की न्यायपालिका क्या कहलाई जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाई जाती है। तो न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये 50 कहता है। 50 कहता है कि कार्यपालिका जो है, सरकार जो है वो अलग, न्यायपालिका जो अलग, न्यायपालिका क्या रहेगी, स्वतंत्र। ये आर्टिकल 50 बोलता है। उसके बाद आर्टिकल 51। अब 51 जो है
हमने कहां से स्टार्ट किया था? 36 से। अब हम आ गए 51 में। अब 36 जो हमारा क्या था? अंदरी या अंदर वाला आर्टिकल था, और 51 क्या है? बाहर वाला। सबसे बाहरी आर्टिकल कौन सा है? 51। तो 51 अगर बाहरी आर्टिकल है तो बाहर कौन है? कोई भी राज्य है हमारा। ये जो राज्य है, जो भी राज्य है, मतलब हमारे तो चलो किसी की सीमा नहीं लगती, किसी अन्य देश की कोई सीमा नहीं लगती, कोई भी राज्य है उसके साथ किसी अन्य देश की सीमा लग रही है। तो बाहरी आर्टिकल 51 क्या कहता है? बाहरी। बाहरी क्या? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब ही क्या होता है? बाहरी। अंतरराष्ट्रीय का मतलब ही तो यही होता है, राष्ट्र से बाहर। मतलब हमारे देश से बाहर अगर कोई राष्ट्र है उसके साथ शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान की सीमा लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इधर हमारा नीचे जो है तमिलनाडु और ये जो एरिया है, या फिर ऊपर इधर ऊपर असम पूर्वी जो राज्य है उनकी सीमाएं लगती है, चाइना और उधर। तो कहने का मतलब है जो राज्य हमारे देश के हैं उनकी किसी अन्य देश के साथ सीमा लग रही है, बाहरी देश के साथ सीमा लग रही है, तो वहां पर हमें क्या करना है? शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो आर्टिकल 51 हमारा क्या हो जाएगा? बाहरी। बाहरी का मतलब अंतरराष्ट्रीय। बाहरी का मतलब अंतरराष्ट्रीय। ये हमने डीपीएसपी कर लिए भाई, डीपीएसपी कर लिए। 36 में राज्य है, 37 में और 38 में, तीनों मैंने एक साथ बताए थे। क्या बताए थे? RON के रौनक, आर से राज्य, एन से न्यायपालिका संरक्षित नहीं है, और के से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। 39 में मैंने 6 बताए आपको, 39 में 6 बताए। ए से आजीविका, बी से बेस्ट यूज बताया है, सी से कंट्रोल बताया है, डी से सेम ड्यूटी सेम ड्यूज बताए हैं, ई से मैंने एवरीवन की हेल्थ बताई है, और एफ से मैंने फ्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बताया है। 40 जो है वो आ जाएगा पंचायत का। 40 में क्या हो जाएगी? पंचायत। 41 हम क्या हो गए? बूढ़े हो गए भी, या तो बूढ़े हो गए या बीमार हो गए या हम क्या हो गए? विकलांग हो गए। इनके लिए हमें सरकार देगी या तो पेंशन देगी या फिर हमें सरकार क्या देगी? बीमा देगी। 41। 42 का मतलब 2 से 4 हो रहे हैं तो क्या होगा? मातृत्व अवकाश। 2 से 4 हो रहे हैं तो मातृत्व अवकाश 42 में। 43 से 3 लो, 3 काम करने सरकार को। गांव का विकास करना है, गांव में उद्योग लगाने हैं, और गांव में मजदूरी जो न्यूनतम देनी पड़ेगी सरकार को 43 में। 44 दोनों क्या समान? तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता में क्या हो जाएगा? विवाह के लिए कानून सबके लिए समान हो, तलाक के लिए कानून जो है सबके लिए समान हो, गोद अगर ले रहे हैं तो उसके लिए कानून सबके समान हो, भरण पोषण के लिए सबके लिए समान हो कानून। 44 ये कहता है। 45 को आप लेकर चलो, 4, 5, 6 साल तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा देगी कौन? सरकार देगी 45 में। 46 कहता है SC ST और विकर सेक्शन है, इनके हितों की रक्षा करेगी कौन? सरकार करेगी। 46 कहता है। आर्टिकल 47 जैसा व्यक्ति कब बन जाता है? जब वो नशा करता है, शराब पीता है, तो नशा या शराब की बंदी जो है वो 47 में कर रखी है। 48 में 3 चीजें रखनी है आपको, या तो खेती रखनी है या फिर पशु रखना है, और पशु में क्या रखनी है? गाय। इन तीनों, ये जो तीनों चीजें हैं गायवध, इन तीनों चीजों का जिक्र किया 48 में, और ये तीनों चीज आती किसमें? पर्यावरण में। तो 48(1) क्या हो जाएगा? पर्यावरण की रक्षा करना। 49 आर्टिकल 49 में स्मारकों की रक्षा करने की बताएगी ये भी। 50 जो है वो बीच का है, ये किसको बीच में से अलग करता है? इधर न्यायपालिका को अलग करता है, इधर कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से 50 आर्टिकल अलग करता है। 51 बाहरी है, बाहरी का मतलब अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय जो है शांति को बढ़ावा देना 51 कहता है। क्लियर है? 2 मिनट में एक बार अपने दिमाग में भी रिवाइज करके देखना, कभी नहीं भूलोगे। डीपीएसपी मैंने पूरा अच्छे से आपको कवर करवा दिया। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों।